जैसे कि देखिए, आप लोगों को कल मैंने समझाया था पावर शेयरिंग में, आगे तक जहां तक पढ़ लिया है आप लोगों ने वहां तक तो पहले समझा ही दो। मैंने बेल्जियम और श्रीलंका का आप लोग को एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको बताया था आप लोगों को कि किस तरह से श्रीलंका और बेल्जियम में जो पावर शेयरिंग है वो डिफरेंट टाइप की है, ठीक है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने सबसे पहले आपको श्रीलंका का पूरा एग्जाम्पल देकर के चित्र समझा दिया था। तो श्रीलंका में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम बेल्जियम का अगर आप एग्जाम्पल लो और बेल्जियम के अंदर पावर शेयरिंग को देखो तो वो किस तरह से था। जिन बच्चों ने क्लास नहीं ली थी उसको वीडियो बाद में जब आएंगे तो मिल जाएगी। सबसे पहले देखिए बेल्जियम की बात करें। जो बेल्जियम था एक स्मॉल कंट्री था यूरोप का, है ना। और ये अब इतना छोटा था, हमारे हरियाणा से भी छोटा कंट्री। इसका बॉर्डर फ्रांस, नीदरलैंड और जर्मनी से और लग्जमबर्ग से लगता था। इसमें जो जो पॉपुलेशन थी बहुत छोटी थी, ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन नहीं थी, है ना। लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। हरियाणा के हाफ पॉपुलेशन के बराबर होगी। द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। लेकिन एथनिक कॉम्पोजिशन, एथनिक का मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पे जाति लोग थी या जो भाषा या लैंग्वेज बोलते थे, उस अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो इसमें डिफरेंट टाइप के थे, ठीक है। यहाँ पे कंट्री का जो टोटल पॉपुलेशन था उसका 59% जो था वो तो फ्लेमिश रीजन के थे और डच बोलते थे। मतलब कि 59% जो पॉपुलेशन थी वो डच स्पीकिंग थी, डेनिश लैंग्वेज बोलते थे। उसके बाद 40% जो पीपल थे, है ना, लिव इन द वेलोंगोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। ये वेलोंगोनिया रीजन में रहते थे और फ्रेंच बोलते थे। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक जर्मन। और 1% जो थे, 1% वो क्या बोलते थे, जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। और इन द कैपिटल, अगर राजधानी की बात करें जो ब्रुसेल्स थी, वहां 80% पीपल केवल फ्रेंच बोलने वाले और जबकि 20% डच बोलने वाले थे। अब ध्यान दीजिए आप इस पे। सबसे पहले हम इसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो 59%। 59% कौन से थे भाई, जो बोलते थे फ्लैमिश, मतलब कि डच, फ्लैमिश रीजन में रहते थे और डच लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि 40% जो पीपल है वो क्या बोलते थे, फ्रेंच। फ्रेंच। तो इस तरह से ये तो कॉम्पोजिशन पूरे कंट्री का था। लेकिन अगर आप कैपिटल की बात करो, जो ब्रुसेल्स था, वहां पर क्या था, ब्रुसेल्स जो कैपिटल था वहां पर 80% पॉपुलेशन जो थी हमारी, 80% वो केवल क्या बोलती थी, फ्रेंच बोलती थी। जबकि केवल 20% पॉपुलेशन जो थी वही केवल डच बोलती थी। समझ रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप पूरे बेल्जियम का एक एथनिक कॉम्पोजिशन देखिए, या क्षेत्रीय विविधता या भाषागत विविधता जो थी वो बहुत अलग अलग थी। कहने का मतलब बेल्जियम एक छोटा सा देश था, इसमें भी 90% सॉरी 59% एक लैंग्वेज बोलती थी, 40% दूसरा लैंग्वेज बोलते थे। राजधानी की अगर बात करें ब्रुसेल्स की, तो 80% फ्रेंच बोलती थी और 20% डच बोलती थी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि the minority French speaking community was relatively rich and powerful. फ्रेंच स्पीकिंग कितनी थी बेटा, देख रहे हो आप यहाँ पे, फ्रेंच स्पीकिंग तो केवल 40% थी। लेकिन फायदा क्या, अधिकतर पैसा जो था ना वो इन्हीं के पास था, ये माइनॉरिटी थी। अब आप, आप क्या कर रहे हैं? ये पॉलिटी का चैप्टर फर्स्ट है, पावर शेयरिंग। अच्छा सर। हाँ, आप बुक निकाल सकते हो, मैं स्क्रीन शेयर कर ही रखी है मैंने, देखिए। तो यहाँ पर क्या है, श्रीलंका की तरह, जैसे श्रीलंका आपने कल क्लास नहीं ली तो आप वीडियो ले सकते हो, ठीक है ना। मैंने जो वीडियो बनाई है, मैं हो सकता है कि यूट्यूब चैनल पे मैं उसको अपलोड कर दूं अपने, मैं आपको लिंक भेज दूंगा या मैं पेन ड्राइव में दे दूं आपको। ओके। तो श्रीलंका में क्या था, श्रीलंका में चंचल बताओ बेटे, कौन से दो ग्रुप थे, कौन से दो लैंग्वेजेस बोली जाती थी।
तमिल और सिन्हाला। सिन्हाला, ठीक है। माइनॉरिटी कौन थे, अल्पसंख्यक कौन थे? तमिल्स थे। आपको याद नहीं, भूल गया। हाँ, जो तमिल थे वो अल्पसंख्यक थे, माइनॉरिटी थे। यहाँ पर देखो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल क्या थे, माइनॉरिटी थे, मतलब कि कम संख्या में, लेकिन फिर भी अमीर थे। वहां पे ओनली पॉपुलेशन में 16% लोग ही केवल तमिल बोलते थे, ठीक है, माइनॉरिटी में थे, लेकिन वो लोग पुअर थे, रिच नहीं थे, इसलिए उनका कोई दबदबा नहीं था। अब देखो, दिस वाज resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development, okay, and education much later. मतलब कि जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे, मैं आपको बेल्जियम की कहानी सुना रहा हूँ। बेल्जियम की कहानी में फिर से सुन लो। 59% जो लोग थे वो डच बोलते थे, डच लैंग्वेज, और 40% लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। लेकिन 40% वाले कम तो थे, लेकिन लैंग्वेज फ्रेंच बोलने वाले, लेकिन अधिकतर रीच थे, इनके पास ही पैसा ज्यादा था। तो इसके चलते क्या हुआ, ये एजुकेशन में ज्यादा आए, इन्होंने अच्छे अच्छे जॉब लिए, इनके पास पैसा हो गया, और जिसके चलते क्या हुआ कि इन्होंने जो मेजोरिटी थे 59% जो डच स्पीकिंग थे, उनसे ज्यादा आगे निकल गए एजुकेशन में, और एज वेल एज वेल्थ और प्रॉपर्टी में। दिस लेड टू द टेंशन बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग। तो अब मान लो कि संख्या में कम हो और ज्यादा आगे निकल रहे हो तो टेंशन तो होगा ना। तो जिसके चलते डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग में टेंशन बढ़ने लगा, तनाव बढ़ने लगा। और ड्यूरिंग द 1950-1960 में ऐसा हुआ। तो इसमें देखिए क्या हुआ, द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। ये ब्रुसेल्स में जो तनाव था वो ज्यादा था, जो राजधानी थी वहां पर ये तनाव ज्यादा था। क्यों? क्योंकि ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड ए स्पेशल प्रॉब्लम। ब्रुसेल्स का जो प्रॉब्लम था, वहां की जो समस्या थी, वो एक अलग टाइप की थी। द डच स्पीकिंग पीपल constituted a majority in the country but a minority in the capital। ठीक है, अब व्हाइट बोर्ड पे बेटा मैं आपको समझा रहा हूँ, आप लोग को अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिएगा जरा बेल्जियम की कहानी। ठीक है, अब खुद देखिए आप लोग, मान लीजिए कि बेल्जियम एक कंट्री, ठीक है, इसमें अगर आप देखो तो जो 40% है, सॉरी ये अच्छे से नहीं बना मेरे से, अगर आप बेल्जियम को एक सर्कल की तरह मान लो, कंट्री को, ये भी अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं। तो बेटा जो 40% जो इसका था, 40% जो पॉपुलेशन थी, वो जैसा कि मैंने आपको बताया, और उसके बाद क्या थी, ये कितनी थी, फ्रेंच स्पीकिंग तो 40% थी, और ये कितनी थी, 50% या सॉरी 60% के अप्रोक्स, 59 या 60%। 59 थी हाँ तो 59, 1% तो वो जर्मन स्पीकिंग थे, ठीक ठीक कर रहे हो। हाँ, और इसमें जो 59% थी वो थी आपकी डच स्पीकिंग, ठीक है, ओके, और 1% जो था जर्मन। देखिए जेड फॉर, सॉरी जी फॉर जर्मनी, ठीक है, एफ फॉर फ्रेंच, जी फॉर जर्मन, एफ फॉर फ्रेंच, एंड डी फॉर डेनिश और डच। तो नीदरलैंड में 59% पॉपुलेशन बोलती थी डच, कंट्री की बात कर रहा हूं, 1% केवल जर्मन, और 40% क्या बोलती थी, 40% फ्रेंच बोलती थी। ये तो कंट्री का था। लेकिन अगर आप उसकी कैपिटल राजधानी की बात करो जो ब्रुसेल्स थी, तो बेटा वहां पर, सॉरी, वहां पर आपका 90% जो पॉपुलेशन था, 90% ही थी ना जो क्या बोलती थी, क्या नाम है, फ्रेंच बोलती थी, और केवल 10% पॉपुलेशन ही जो थी वो क्या बोलती थी, डेनिश या डच। तो अब देखो यहां पूरे कंट्री में तो मेजोरिटी थी डच लोगों की, लेकिन राजधानी में माइनॉरिटी में थे। बात समझ में आई आप लोग को? पूरे कंट्री में सबसे अधिक भाषा बोलने वाले जो संख्या वाले लोग थे वो तो थे डच,
लेकिन यहाँ पर क्या था, ये तो क्या था, आप ये देख लो फिर, ये फ्रेंच बोलने वाले थे और ये डच, ठीक है। तो 10% डच बोल रहे हैं राजधानी में ब्रुसेल्स में, और 90% क्या बोल रहे हैं, फ्रेंच बोल रहे हैं। तो राजधानी में जो विनर था वो फ्रेंच वाला था, दबदबा इसका था, और जो पूरे देश में था वो डेनिश था, ठीक है। तो इससे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। अब वो प्रॉब्लम देखिए किस तरह से आगे उभर के आया और क्या प्रॉब्लम हुई वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो हाँ, मेजर ग्रुप सिन्हाला में कैसे आ गया मैं, सॉरी, ठीक है। ये तो आप समझ गए यहाँ पर क्या सारी प्रॉब्लम हो रही थी। तो ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड स्पेशल प्रॉब्लम, द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। अब हम इसको क्या कहते हैं, श्रीलंका से कंपेयर करेंगे। जो श्रीलंका का मैंने इसके पिछले क्लास में बताया था, श्रीलंका में जस्ट उल्टा था। वहां पे जो माइनॉरिटी थी वो राजधानी या पूरे देश में माइनॉरिटी, तमिल लोगों की माइनॉरिटी थी और एक इलाके में थे वो केवल, ठीक है। और उनको हर तरह से दबाया जा रहा था, शिक्षा का अभाव था, एजुकेशन नहीं थी, और ना ही उनके पास वेल्थ था, ना ही किसी भी तरह की पॉलिटिकल राइट थी, ठीक है ना। तो हर तरह से वो बिखरे हुए थे। श्रीलंका ये किस तरह हुआ, क्या हुआ, ये भी मैंने बता रखा था आप लोगों को। आवाज आ रही है चंचल आप लोगों को? यस सर। मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि श्रीलंका में जो प्रॉब्लम है, श्रीलंका में, फिर भी आयुष के लिए एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं कि श्रीलंका में क्या था कि टोटल जो पॉपुलेशन थी उसका 74% सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले थे, और जो 16% थी वो तमिल बोलने वाले थे। और जो सिन्हाला बोलने वाले थे उन्होंने क्या किया, जब 1948 में पूरी कंट्री आजाद हुई, ठीक है, पूरी 1948 में कंट्री जब इंडिपेंडेंट हुई, तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी राइट्स थे, एजुकेशन से लेकर के हर तरह का राइट जो था वो सिन्हाला कम्युनिटी को ही दिया। उसी के लोग को शासन में आ सकते थे, वही लोग सरकारी नौकरियां कर सकते थे, गवर्नमेंट जॉब भी वही अप्लाई कर सकते थे, और किसी भी तरह के एजुकेशन में वही। एक सेकेंड, देखिए भाई, तो श्रीलंका में क्या था कि जो पॉपुलेशन थी हमारी वो 74% सिन्हाला थी, और वही लोग क्या कहते हैं मेजोरिटी में थे, और उन्हीं लोगों को हर तरह का शासन का अधिकार था, और आगे जाकर के भी उन्हीं को मिला। तो उन लोगों ने इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए, जो माइनॉरिटी तमिल से, उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाई, तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की मांग उठाई, और साथ ही साथ रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, सरकारी नौकरियों में और शिक्षा में बराबरी का हक मिले, इस बात के लिए वो आंदोलन कर रहे थे। और इसके लिए उन लोगों ने एलटीटी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, आर्म्ड एक आर्मी बनाई थी जो लड़ रही थी। और आगे जाकर के हुआ क्या कि उसने वो जीत नहीं पाई, सरकार ने उनको हरा दिया। प्रभाकरन उनके लीडर हुआ करते थे, उनको भी इनकाउंटर में मार दिया गया, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई। लेकिन अब अगर अभी एट प्रेजेंट की बात करो तो वहां पर अब डेमोक्रेसी है, तमिल्स लोग चाहे किसी भी लोगों को पूरा राइट मिलता है, और सब लोग वहां पर अब मिलजुल कर शासन चलाते हैं। ये हुआ। तो आपने देखा कि तमिल लोगों ने कैसे अपनी लड़ाई लड़ी। अब अगर हम बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम में जो प्रॉब्लम था उसका क्या निदान निकाला गया, बेल्जियम में पावर शेयरिंग के लिए क्या उपाय निकाले गए, वो देखते हैं। तो देखिए, अकोमोडेशन इन बेल्जियम, अब इसका क्या मतलब था, देखिए, द बेल्जियम लीडर्स टूक अ डिफरेंट पाथ, उन्होंने दूसरा तरीका निकाला। उन्होंने ये सोचा कि they recognize the existence of regional differences and cultural diversity between 1970 to 1993. They amend their constitution. उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया, संविधान में कुछ चेंज किए, और
4 बार वो चेंजेस हुए थे। उसमें देखो क्या हुआ था, टाइम so as to work out an arrangement that enable everyone to live together within the same country. The arrangement they worked out is different from any other country and is very innovative. Here are the some elements of Belgium model. अब देखो ये क्वेश्चन आएगा 10th के बोर्ड के पेपर में कि बेल्जियम मॉडल क्या था, ये एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम ये क्या था, ठीक है। तो देखो उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार किया और उन्होंने ये किया कि सारे जो भी अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले और अलग अलग जो भी कम्युनिटी के लोग हैं एक साथ मिलकर रहे, उनमें एकता बनी रहे। तो उसके लिए देखो उन लोगों ने क्या किया, उसमें ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब that the member of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government, ठीक है। Some special laws require the support of majority of members from each language groups, linguistic groups. तो पहला क्या संविधान ने हमको बताया, संविधान में क्या उपाय किए गए कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, देखिए फिर से स्टार्ट करते हैं। तो हुआ क्या कि यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके नियम बनाया गया कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, ठीक है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी तो बेशक फ्रेंच स्पीकिंग लोग कम हो और और डच स्पीकिंग लोग ज्यादा हो, उससे कोई मतलब नहीं। जो भी मिनिस्टर्स बनाए जाएंगे वो दोनों कम्युनिटी से बराबर बराबर बनाए जाएंगे। मतलब कि अगर 10 मिनिस्टर बनाए जा रहे हैं तो 5 फ्रेंच स्पीकिंग होंगे और 5 डच स्पीकिंग होंगे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, समझ रहे हो ना। एक तो ये तरीका अपनाया गया। 10 नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली, ठीक है, कोई भी एक सिंगल कम्युनिटी डिसीजन बिना क्या कहते हैं मनमाने तरीके से नहीं ले सकती, समझ रहे हैं। तो इसका ये मतलब हो गया कि अब जो भी कम्युनिटी होगी, सारी की सारी कम्युनिटीज के लोगों में से जो नंबर ऑफ मिनिस्टर होंगे इक्वल इक्वल लिए जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया कि टोटल 10 मिनिस्टर लिए जा रहे हैं और 2 ही कम्युनिटी थी, फ्रेंच और डच स्पीकिंग, तो हमने क्या किया कि 5 लोग फ्रेंच स्पीकिंग से बना लिए और 5 लोग डच स्पीकिंग से बना लिए। तो अब किसी भी तरह से अगर मान लो कि फ्रेंच स्पीकिंग वाले अगर कुछ ऐसा निर्णय ले रहे हैं जिससे कि ये डच स्पीकिंग पीपल को कोई नुकसान हो रहा है तो ये लोग उसका विरोध करेंगे। तो इस तरह से एक बैलेंस बनाया गया और जिससे लड़ाई झगड़े कम हुए और ये तनाव ही खत्म कर दिया गया। उसके बाद देखिए दूसरा क्या तरीका था कि मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट थी, उनको बहुत सारे ऐसे राइट्स दिए गए जिसके द्वारा, या बहुत सारे ऐसे पावर दिए गए जिसके द्वारा क्या हुआ कि वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं रही या सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर हो गई। तो मान लो कि राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट को अपना शासन खुद से चलाने के लिए आजाद छोड़ दिया जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट से या किसी से लड़ाई क्यों करेंगे। ऐसे ही उनका जो भी टेंशन था या लड़ाई तो वो खत्म हो गई। ये भी एक अच्छा कदम था। उसके बाद ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। एक ब्रुसेल्स जो थी, राजधानी के लिए क्या सोल्यूशन निकाला गया, अगर हम राजधानी की बात करें ब्रुसेल्स की, तो वहां पे एक अलग टाइप की गवर्नमेंट थी, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से मतलब नहीं था, केवल उस राजधानी के लिए एक अलग टाइप की सरकार बनाई गई। उसमें क्या था, इसमें बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो उसमें जो फ्रेंच स्पीकिंग थे या जर्मन स्पीकिंग, सॉरी फ्रेंच स्पीकिंग हो या डच स्पीकिंग है, डेनिश बोलने वाले जो थे भाषाई लोग, उन सबों को बराबर बराबर रिप्रेजेंटेशन दिया गया, प्रतिनिधित्व दिया गया। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत अच्छा। जैसे मान लो पूरे देश में संख्या में कौन अधिक थे, डच थे, ठीक है। तो वहां पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन उन लोगों ने कम संख्या वाले फ्रेंच लोगों का एक्सेप्ट किया था। फ्रेंच लोग कम संख्या में थे, फिर भी डच लोग स्पीकिंग वालों ने कहा कि कोई बात नहीं, हम उनको भी बराबरी का हक देंगे। तो इसी तरह बेटा जो हमारी राजधानी थी या कैपिटल ब्रुसेल्स था, वहां पर फ्रेंच लोग ज्यादा
संख्या में थे, मेजोरिटी में थे, तो उन्होंने कहा कि भाई डच लोगों ने हमको पूरे कंट्री में एक्सेप्ट किया है, बराबर का हक दिया है, तो हम लोग उनको राजधानी में भी देंगे। तो ना तो कंट्री लेवल पे और ना ही कैपिटल लेवल पे किसी भी तरह की जो लड़ाई झगड़े थे खत्म हो गए, और बहुत ही अच्छी तरह से सब लोग को बराबरी का हक दे करके जो पावर शेयरिंग थी उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो आप देख सकते हैं कि श्रीलंका में जो पावर शेयरिंग थी वो कितना ज्यादा भेदभावपूर्ण भरा हुआ था और कितना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया गया था जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी। लेकिन यहाँ पे देखो, ना तो नेशनल लेवल पे और ना ही कैपिटल लेवल पे, राजधानी के स्तर पर, ना ही देश के स्तर पे, राष्ट्र के स्तर पे किसी भी तरह का भेदभाव किया गया। चंचल और आयुष, अपने समझ में आया ये चीज? यस सर। आयुष? हाँ सर। चलो आगे देखते हैं। अब बेटा अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बात कहें, बेल्जियम में, ठीक है, देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, एक तीसरे तरफ की सरकार भी थी, वो थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। और ये कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या थी? क्या है बेटा कम्युनिटी गवर्नमेंट? मतलब सामुदायिक सरकार होगी ना, समुदाय सरकार। is elected by people belonging to one language community, Dutch, French or German speaking, no matter where they live. This government has the power regarding cultural, education and language related issue. अब देखो यहाँ पे बेल्जियम में सोचा गया कि किसी भी एथनिक ग्रुप या भाषाई समूह का, एथनिक ग्रुप मतलब चंचल हिंदी में भाषाई समूह होता है, मतलब भाषा के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे बनाया गया ग्रुप, किसी भी एथनिक ग्रुप या भाषाई समूह के लोगों को, ठीक है ना, कि कल्चर, मतलब ये देख रहे हो ना लिखा है, कल्चर मतलब कि उसकी सभ्यता, शिक्षा और भाषा से संबंधित जो भी मुद्दे रहे हो उनपे, उनको देखने के लिए एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई। इसमें कोई भी लैंग्वेज बोलने वाले लोग देश में कहीं भी रहते हो, वो लोग वोट करते थे और अपनी सरकार चुनते थे, और उस सरकार का ये मामला होता था, सब लोग उसमें सभी भाषाओं के बराबर बराबर सदस्य ही होते थे, जिस तरह की सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में या राजधानी में होते थे। इसमें भी सभी भाषाओं के लोगों को या उनके प्रतिनिधियों को, रिप्रेजेंटेटिव को बराबरी का हक दिया जाता था। और इसमें क्या ये करते थे कि इसमें जो कल्चर होता था किसी भी एथनिक ग्रुप का या भाषाई समूह का, उनके कल्चर, उसके एजुकेशन, है ना, और लैंग्वेज रिलेटेड इशू को वो देखते थे। तो अब आप देख सकते हो कि बेल्जियम में एक कितना अच्छा, बेल्जियम मॉडल कितना अच्छा था, और इसने किस तरह से पूरे के पूरे जो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी या विविधता होते हुए भी, भाषाई विविधता या डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हो या कोई भी तरह की विविधता, उसके होते हुए भी सरकार के सारे जो तनाव थे या जो समस्याएं थे उसका समाधान निकाला, और ये बहुत ही सक्सेसफुल भी हुआ। देखिए, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, ठीक है, आखिर पावर शेयरिंग कितनी जरूरत है, क्यों जरूरी है ये पावर शेयरिंग? सोचने वाली बात है भाई। चलिए देखिए, टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन्स कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। देखो, हम इसके लिए दो रीजन दे सकते हैं, दो कारण दे सकते हैं जिसके लिए हम बता सकते हैं कि पावर शेयरिंग बहुत जरूरी थी। पहला, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। ठीक है, पावर शेयरिंग हमारे लिए इसलिए जरूरी है ताकि अगर पावर शेयरिंग की जाए तो जो दो सोशल ग्रुप या सामाजिक समूहों के बीच में झगड़े का या संघर्ष की स्थिति बनती है उसको रोका जा सकता है। आप खुद सोचिए, मैं अभी इसको और डिफाइन करूंगा अच्छी तरह से, पहले मैं इंट्रोड्यूस कर दूं। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, पावर शेयरिंग इज ए गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। अगर मान लीजिए कि किसी भी तरह से सोशल ग्रुप अगर लड़ाई झगड़े करते हैं तो राजनीतिक अस्थिरता आएगी, कोई भी पार्टी या कोई भी सरकार स्थिर नहीं रह पाएगी, गृह युद्ध का सामना करेगी, लोग आपस में लड़ते मरते रहेंगे। इसलिए पावर शेयरिंग एक डिजायरेबल चीज है और पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं, इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी
others may look like an attractive option in the short run, but it is long run. It undermines the unity of the nation. अगर कुछ कम लोगों की माने माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर बहुसंख्यक या मेजोरिटी लोग अगर दबदबा रखें, अपना प्रभुत्व बनाए रखें, उनको दबाते रहें और अपने ही मन की बात करते रहें, तो कुछ दिन तो ये चल जाएगा, लेकिन एक कंट्री के इंटरेस्ट में, देश के हित में ये सही नहीं, क्योंकि लंबे समय में, आगे आने वाले समय में ये समाज में संघर्ष या सोसाइटी के अंदर ना एक सोशल डिफरेंसेस क्रिएट करेगा और कॉन्फ्लिक्ट की हर अपॉर्चुनिटी को लेकर के सामने आएगा। ठीक है ना, संघर्ष की बहुत सारी इसमें चीजें आएंगी। देखिए, एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या है, देयर इज अ सेकंड डीपर रीजन व्हाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसीज। अब दूसरा जो रीजन है वो क्या है जिसके चलते पावर शेयरिंग बहुत ही डिजायरेबल है या वांछनीय है। Power sharing is a very spirit of democracy. A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have the leave with its effect. People have a right to be consulted on how they are to be governed. A linguistic government is one where citizens through participation acquire a state in the system. देखो, सबसे बड़ी बात इसमें ये भी है कि देखो यहाँ पे लिखा ना कि डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। अगर जो पावर यूज किया जाएगा, जो शक्ति का इस्तेमाल करेगी, जब सरकार अपनी शक्ति का इस्तेमाल करेगी, पावर को यूज करेगी, एक्सरसाइज करेगी उसका, तो इफेक्टेड कौन होंगे? हम और आप होंगे। जो सिटीजन होते हैं, जो पीपल होते हैं, जो शासित होते हैं, गवर्नड होते हैं, वही तो गवर्नमेंट से इफेक्टेड होते हैं, किसी भी तरह की गवर्निंग से। तो मान लो जो सरकार अगर मनमाने तरीके से करे और कोई भी निर्णय ले जिसका कि हम पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है, तो ये जरूरी है कि वो जो भी निर्णय ले हमसे कंसल्ट करे। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी में यही है ना कि जो भी सरकार बनेगी उसको पहले लोग चुनेंगे, सिटीजन्स उसको सिलेक्ट करते हैं, इलेक्टेड करते हैं, मतलब निर्वाचित करते हैं, ठीक है, चुनाव करते हैं उनका। और साथ ही साथ सरकार, जो भी सरकार बनेगी, वो जनता के प्रति जवाबदेह होगी, एंसरेबल टू द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। अपने देश के जो भी सिटीजन होंगे, नागरिक, उनके प्रति एंसरेबल होगी, जवाबदेह होगी, उत्तरदायी होगी। तो अगर मान लो पावर शेयरिंग ही नहीं रहे और सब लोगों के बीच में कोई भी आदमी अपना किसी भी तरह से पावर का इस्तेमाल करे, तो ये राइट तो खत्म हो जाएगा। लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन। एक सेकेंड रुकिएगा। A legitimate government is one where citizen through participation acquire a stake in the system. देखिए, एक चीज और इसमें मैं समझाऊं पहले। फर्स्ट रीजन ऑन द प्रूडेंशियल एंड द सेकंड मोरल। देखिए, पहला जो है, पहला है प्रूडेंशियल और दूसरा है मोरल रीजन। जो दो रीजन मैंने बताया, तो पहला है प्रूडेंशियल और दूसरा है मोरल। देखिए, प्रूडेंशियल का मतलब लिखा है बेस्ड ऑन प्रूडेंस और ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। प्रूडेंशियल का मतलब कि ऐसा रीजन जिसमें केवल लाभ और हानि है ना, फायदे और नुकसान को देख करके ही कैलकुलेट किया जाता है, उसको प्रूडेंशियल कहा जाता है। ठीक है, दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग, सॉरी, और दूसरा क्या है, यहां था ना, कहां मुझे गया भाई, सॉरी, दूसरा है मोरल। मोरल का मतलब ये होता है कि नैतिक रूप से, वो नैतिक रीजन है, मतलब कि अच्छा है या बुरा है इसको देख करके, कोई चीज या कोई सिस्टम या कोई पद्धति, ठीक है, वो अच्छी है या बुरी है, इस आधार पे अगर उसको डिटरमाइन किया जाए, उसको असेसमेंट उसका किया जाए, मूल्यांकन किया जाए, तो उसको हम मोरल या नैतिक रीजन मानेंगे, ठीक है, कारण मानेंगे। और प्रूडेंशियल का मतलब होता है कि जिसको लाभ या हानि के आधार पे जिसका मूल्यांकन किया जाए। ठीक है, अब आगे देखते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के क्या क्या टाइप होते हैं और कैसे कैसे पावर शेयरिंग होती है, ये देखते हैं। ठीक है, चलिए। पहला है इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। अगर हम मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात करें तो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट
can take many forms. Let us look at the sum. देखिए पहला है कि पावर शेयरिंग जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसे पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, अब डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में क्या होंगे, जैसे कि देखो इसमें लिखा होगा जुडिशरी एग्जीक्यूटिव वाला. देखो तो इसमें पहला है लेजिस्लेचर, executive and judiciary. Let us call it horizontal distribution. ठीक है, of power because it allows different organ of government placed at the same level of exercise different powers. Such as separation ensures that the none of the organ can exercise unlimited powers. ठीक है, एक इसको रहने दो, अभी मैं इसके ऊपर बात करेंगे. दूसरा देखते हैं. दूसरा है कि पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स. ओके, जैसे कि हम इसको देख सकते हैं कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल. सच एज जनरल, इसको हम क्या कहते हैं, इसको वर्टिकल कहते हैं. द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड द डिफरेंट नेम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. इन इंडिया वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट. और इसको क्या कहेंगे, एक सेकंड रुक जाइएगा आप जरा देख लो. और तीसरा जो होता है वो होता है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. इसमें डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में जो पावर शेयरिंग होती है, एक उसको भी लेते हैं हम लोग. एंड सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, है ना, भाषाई रूप से अलग होंगे या किसी भी तरह से धार्मिक रूप से अलग होंगे, तो उनके बीच में जो पावर शेयरिंग होती है उनको भी लेते हैं हम लोग. उसके बाद होता है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन आल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स. ठीक है, ठीक है. अब बेटा व्हाइट बोर्ड पे मैं सब चीज आप लोग को समझा दूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग जरा. देखिए, अरे रुक जा भाई. हमने बात की 4 तरह के गवर्नमेंट की. ठीक है, टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, वो किस तरह होगी. देखिए, पहले हम बात कर रहे हैं हॉरिजेंटल. एक सेकेंड वेट करना बेटा आप लोग. सॉरी, देखिए, तो ये हॉरिजेंटल जो गवर्नमेंट पावर शेयरिंग होती है उसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था. जैसे इसमें क्या होता है कि पहले होते हैं लेजिस्लेटिव, एल फॉर लेजिस्लेटिव, उसके बाद होते हैं एग्जीक्यूटिव, और तीसरे होती है जुडिशरी. मतलब बेटा लेजिस्लेटिव मतलब कि विधायिका. मतलब इसमें बेटा क्या आएगा, आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट में होते हैं, जो पार्लियामेंट होता है वो आ जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा. और हर स्टेट गवर्नमेंट में कौन से आ जाएंगे, जो राज्य विधानसभा और विधान परिषद, मतलब कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली.
तो ये लोग क्या करते हैं, इसमें जो भी लोग होते हैं इनका मेन काम होता है सरकार चलाना और साथ ही साथ क्या करना, कानून बनाना। ठीक है। एग्जीक्यूटिव में कौन होगा, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, इसका जो हेड होता है वो होता है प्रेसिडेंट, और स्टेट्स में इसके हेड्स कौन होते हैं, गवर्नर्स। ठीक है। और यहाँ पर भी क्या होता है इनका काम कि जो कानून बनाया गया है उसका पालन कराना। और जुडिशरी क्या करती है, जुडिशरी का सबसे बड़ा पता है आपको कि सेंट्रल में सुप्रीम कोर्ट हेड होती है, सबसे बड़ी कोर्ट होती है पूरी इंडिया में, और हर स्टेट में क्या होता है, हाई कोर्ट होता है। ठीक है। और ये सब क्या करते हैं कि जो भी लॉ बनाए गए हैं अगर उनको कोई भी वायलेट करता है या उसका उल्लंघन करता है तो उसको पनिश करना। ठीक है, ये काम होता है। ये तो हॉरिजॉन्टल मतलब कि क्षैतिज जो होता है पावर शेयरिंग या सत्ता का हस्तांतरण ये होता है। उसके बाद हमने बताया कि एक वर्टिकल भी होता है। वर्टिकल किस तरह से होता है, वर्टिकल में बेटा जैसे सबसे पहले होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे होती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। और सबसे नीचे होती है लोकल गवर्नमेंट। मैं आपको सब बताता हूँ, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी होती है वो केंद्र सरकार होती है, उसमें प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो, जो प्राइम मिनिस्टर की जिनको कहते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट होती है। स्टेट में सीएम उसके हेड होते हैं स्टेट के, और उसके अंदर भी बहुत सारे लोग होते हैं, इनके मिनिस्टर्स होते हैं। और लोकल बॉडी में बेटा जिला परिषद जो होता है या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो गई और पंचायत, ये सारी आती है। तो इस तरह से शासन व्यवस्था होती है। ये दोनों समझ गए आप लोग? चंचल समझ में आया आपको ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल? चंचल वर्टिकल दोबारा बता दो। वर्टिकल का मतलब है ना बेटा कि सबसे पहले तो आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, बात समझ रही हो, केंद्र सरकार, उसके बाद आती है राज्य सरकार। ठीक है। अलग अलग राज्यों की सरकार होती है, उनके हेड सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं। और सबसे लास्ट में जो होती है वो कौन सी होती है, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में कौन कौन से आएंगे देखिए, लोकल गवर्नमेंट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद आ जाएगा, और जो स्टेट लेवल होता है, सॉरी जो ग्रामीण लेवल होता है, जो विलेज लेवल होता है, वहां पर क्या आएंगे, ग्राम पंचायत। इज इट क्लियर? यस सर। ओके। उसके बाद देखो बेटा, हम अगर बताएं कि एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी होती है। कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या होता है, इसे मान लो कि अलग अलग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैसे बेल्जियम में देखा है ना, ये सारी जगह तो नहीं होता, लेकिन बेल्जियम में देखा होगा आपने, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई गई थी जो कि कल्चर, लैंग्वेज मतलब सभ्यता, संस्कृति, भाषा से रिलेटेड या धर्म से रिलेटेड मुद्दों पर फैसला लेती थी। ये भी आपने देख लिया होगा, इसमें बताया था मैंने। और उसके बाद जो फोर्थ जो होता है वो होती है पॉलिटिकल पार्टी। एक तो पार्टी सिस्टम, जहाँ पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी होती है और वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, वो भाग लेते हैं। उसके बाद होता है प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह। ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। प्रेशर ग्रुप क्या होता है, प्रेशर ग्रुप वो होते हैं जो सरकार पे किसी तरह से दबाव बनाते हैं, कोई काम ना करें तो उसके ऊपर दबाव बनाने का काम करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, एक सेकंड में देख लूं जरा उसमें क्या मैं बता सकता हूँ आप लोग को। ये तो था प्रेशर ग्रुप, एक सेकेंड, फोर्थ में था ना। हाँ, सोशल ग्रुप अमंग सोशल पावर, नहीं सॉरी ये था पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स। ठीक है, अब मूवमेंट्स की जहां तक बात करेंगे तो आप देख सकते हैं वही बात है। और मूवमेंट्स एक ये भी सरकार है कि एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी जो कि पार्टिसिपेट करती है इलेक्शन में। अगर मान लो उसमें अगर सरकार अच्छा काम नहीं करेगी तो प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह जो होते हैं, अलग अलग लोग जो सरकार पे दबाव बनाने का काम करते हैं। इसमें अपोजिशन पार्टी जो होती है या सत्ता विपक्ष की जो पार्टियां होती है वो भी दबाव बनाती है, और जनता इसके मूवमेंट से आंदोलन करके भी सरकार पे दबाव बनाती है। तो इस तरह का भी सिस्टम होता है। तो इस तरह से चैप्टर खत्म हो गया आप लोगों का। अब इसके मैं नोट्स भेज दूंगा, हैंड रिटन जो नोट्स है मेरे, अगर हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मैं अलग से भेजूंगा और इंग्लिश में अलग से भेज दूंगा। ठीक है, आप लोग स्टडी करते रहिए। ओके।